Hello everyone, this is the another video of economics, Indian economic development chapter 3। ये चैप्टर हमारे इस बुक का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है इकोनॉमिक के लिहाज से भी और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इस चैप्टर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक अभी भी हमारी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं और उस वक्त उन सिचुएशंस में वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। हमारा देश, हमारा कंट्री एक ऐसी सिचुएशन से गुज़र रहा था जो कि कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी। देश की स्थिति बहुत नाजुक थी इकोनॉमिकली। सो चैप्टर 3 में हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं चैप्टर का नेम, क्योंकि किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके नेम को पढ़ना चाहिए, उसके नेम पे डिस्कस करना चाहिए कि उसमें चैप्टर में क्या पढ़ने वाला है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कंटेंट है उस चैप्टर का। सो चैप्टर 3 नेम है इसका लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब धीरे धीरे इसका मीन्स समझ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। लिबरलाइजेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ को लिबरल कर देना, पोलाइट कर देना, सॉफ्ट कर देना, यानी कि रूल्स में सॉफ्टनेस ला देना। एंड प्राइवेटाइजेशन, जो चीज़ें अंडर गवर्नमेंट थी, जो सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज़ अंडर गवर्नमेंट थी, उनको निजी हाथों में देना, प्राइवेट पर्सन के हाथों में देना, या उनमें से कुछ शेयर्स प्राइवेट पर्सनस के हाथ में दे देना। एंड ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब अदर कंट्रीज़ के साथ, वर्ल्ड के साथ अपनी इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस करना, अदर कंट्रीज़ के या मल्टीनेशनल कंपनीज़ को अपने यहाँ इन्वाइट करना, या अपने रूल्स को इतना सॉफ्ट कर देना जिससे कि वो इजीली अपने यहाँ आके इंडिया में आके अपना सेटअप बना सकें और इस्टेब्लिश हो सकें। ठीक है, सो हम अब चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस की, इंडिपेंडेंस के टाइम की। प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया की इकोनॉमी ने मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया। जो इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम था उसने मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया। अब मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो क्यों किया था? क्योंकि एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी होती है और एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। तो इंडिया उस कंडीशन में नहीं था कि हम 100% सोशलिस्टिक इकोनॉमी को फॉलो कर सकें। क्यों? क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में हम सोशल वर्क की तरफ ध्यान देते हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट हेड में फ़ंड को खर्च करती है, मनी को खर्च करती है। अब जब आपको फंड रेज करना है या एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करने हैं या डिफरेंट सेक्टर्स में आपको एक्सपेंडिचर करने हैं, तो उन एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए आपके पास फ़ंड होना ज़रूरी है। लेकिन वो फ़ंड आएगा कहाँ से? तो फंड आएगा टैक्सेस के थ्रू, फीस के थ्रू, चार्जेस के थ्रू। तो टैक्स, फीस और चार्जेस किस में आते हैं? इंडस्ट्रीज़ में। और इंडस्ट्रीज़ किस में आती हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। तो हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे थे। अब हम 100% कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को भी फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश की कंडीशन ऐसी नहीं है। गरीब लोग भी हैं, है ना। अपने देश में ज़्यादातर लोग विलेजेस में रहते थे, उस वक्त एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे, तो ज़्यादा टैक्स की बात भी नहीं कर सकते। तो हमारी इकोनॉमी ऐसी होनी चाहिए थी कि एक हाथ से पैसा आए और दूसरे हाथ से पैसा चला जाए। तो वो था हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। तो उस वक्त हमारे इंडिया की गवर्नमेंट ने मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया, जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी का क्या है? कॉम्बिनेशन। ओके। लेकिन जो मिक्स्ड इकोनॉमी में हुआ क्या था, जो मेनली कंट्रोल था वो गवर्नमेंट के हाथ में ही था। गवर्नमेंट ने 2 सेक्टर बनाए, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या था? सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में थी। और प्राइवेट सेक्टर में क्या था? वहाँ चीज़ें प्राइवेट लोगों के हाथ में थी। तो अब जब उस वक्त देश की कंडीशन अच्छी नहीं थी, देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, रिसोर्सेज नहीं थे, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो प्राइवेट सेक्टर में जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, उस ग्रोथ को कंटिन्यू करने के लिए या अपवार्ड लुकिंग के लिए उस ग्रोथ को किसकी ज़रूरत थी? गवर्नमेंट की हेल्प की। यानी कि प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ करनी है तो किसकी हेल्प की ज़रूरत है? गवर्नमेंट की हेल्प की। क्योंकि गवर्नमेंट ऐसी कंडीशंस या ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करे जिससे कि प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ कर सके। अब आप कहेंगे वो एटमॉस्फेयर क्या होगा? उस एटमॉस्फेयर में हो सकता है गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर दे, सब्सिडी प्रोवाइड कराए,
या लो रेट पे आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएं या अदर आपकी हेल्प करें। लेकिन हुआ क्या था, ये जो होना चाहिए था इसमें से बहुत कम हुआ। जो मेन फोकस था वो गवर्नमेंट का अपने पब्लिक सेक्टर पर फोकस था, ठीक है ना। गवर्नमेंट का जो फोकस था वो किस पे था, अपने पब्लिक सेक्टर पे फोकस था। तो आप कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दिया। ओके, अब जो इन्वेस्टमेंट था और प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है, तो जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट था वो किधर हो रहा था, जब प्राइवेट सेक्टर को इग्नोर किया जा रहा था तो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हो रहा था। यानी कि जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बिजनेस थे, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इंडस्ट्रीज थी, इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हो रहा था, ठीक है। जब इन्वेस्टमेंट हो रहा था तो उसका आउटपुट आना चाहिए। बेसिकली आप किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किस लिए, आप प्रॉफिट के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आउटपुट आना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। लेकिन आप तो ये सब जानते हैं कि गवर्नमेंट बिजनेस में, जहाँ गवर्नमेंट बिजनेस कर रही है, जो सेक्टर अंडर गवर्नमेंट हैं, क्या वो सारे ही सेक्टर ग्रोथ कर रहे हैं? तो प्रेजेंट में भी नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका वर्किंग परफॉर्मेंस कैसा होता है, कितनी मेहनत से काम करते हैं, कितनी ईमानदारी से काम करते हैं। तो जो कंडीशन आज थी सेम कंडीशन उस वक्त थी। तो उन लोगों ने क्या किया, पब्लिक सेक्टर के बिजनेस पे, आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज़ पे या उन ट्रेडों पे ध्यान न देते हुए उन्होंने खुद की अपनी पॉकेट पे ध्यान दिया। इसका मतलब आप साफ समझ रहे हैं, हुआ क्या था कि जो बिजनेस थे वो सब लॉसेज में जा रहे थे। किस में जा रहे थे? लॉस में जा रहे थे। अब लॉस में जाने से क्या हो रहा था, जब वो बिजनेस लॉस में जा रहे थे तो लॉस में जाने की वजह से खर्च ज़्यादा थे, एक्सपेंडिचर ज़्यादा थे कंपैरेटिव टू इनकम। यानी कि पब्लिक सेक्टर बिजनेस में या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है और इन्वेस्ट करने पे भी क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रिसीप्ट्स कम है, रेवेन्यू कम है। आप जानते हैं जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे तो वो लॉस में जाएगा। तो लॉस को आप कब तक बियर कर सकते हैं, कब तक सहन कर सकते हैं, उसकी भी एक लिमिट होती है। कोई भी आप बिज़नेस ले लो, उसको आप लॉस में कब तक चला सकते हो। आपका खुद का भी बिज़नेस होगा तो आप उसको लॉस में कब तक चला सकते हो, एक लिमिट तक। तो वही पब्लिक सेक्टर के साथ हुआ। और इधर गवर्नमेंट का प्राइवेट सेक्टर पे इंटरेस्ट नहीं था, वो उसको इग्नोर कर रही थी। इग्नोर करने की वजह से प्राइवेट सेक्टर उतनी ग्रोथ नहीं कर पाए जितनी कि उनको ग्रोथ करनी चाहिए थी। ओके, सो हम इस चैप्टर में बस यही डिस्कस करेंगे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर पे गवर्नमेंट के क्या फोकस थे, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आए, फिर उस प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए। ठीक, नेक्स्ट इसमें अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स द इंक्रीजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज़ हेल्प्ड इंडियन इकोनॉमी। कुछ स्कॉलर ने यहाँ तक कहा, कुछ विद्वानों ने यहाँ तक कहा कि गवर्नमेंट ने जो पब्लिक सेक्टर पे फोकस किया उससे हमारी इंडियन इकोनॉमी को हेल्प हुई। समझ लेते हैं क्या हेल्प हुई। इसमें आए अचीविंग ग्रोथ इन सेविंग्स, यानी कि हमारी सेविंग्स इंक्रीज हुई, मे बी हुई होंगी इंक्रीज। डेवलप और डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था, जो इंडस्ट्रीज थी और उन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट किया। डाइवर्सिफाइड मतलब डिफरेंट टाइप से उन्होंने डेवलपमेंट किया, यानी कि उनका एरिया बढ़ने लगा, प्रोडक्शन बढ़ने लगा, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने लगा अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स। अचीविंग फूड सिक्योरिटी, ये उस वक्त ज़रूरी थी हमारे यहाँ, यानी कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में तो गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया, फोकस भी किया। सो उससे क्या हुआ, फूड सेक्टर में हमारे यहाँ ग्रोथ होने लगी और प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा और जिससे हमारा आउटपुट बढ़ने लगा। ओके, इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। एग्ज़ाम में आ जाता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रीजंस क्या हैं, क्योंकि ये रूट है इस प्रॉब्लम की। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो बात करते हैं 1991 की। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1991 वाज वेरी मिजरेबल, यानी कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, बहुत दयनीय कंडीशन थी 1991 में। इट वाज ड्यू टू क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ रीजन्स, यानी कि कई सारे मिले हुए रीजन्स थे, कोई एक इकलौता रीज़न नहीं था, कई सारे रीजन्स थे जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हमारे यहाँ ज़रूरत पड़ी। कब? 1991 में। अब आप ये सोचेंगे कि 1991 में ही ज़रूरत क्यों पड़ी। अरे भाई, वो ज़रूरत एक साथ नहीं पड़ी, वो सिचुएशन धीरे धीरे क्रिएट हो रही थी।
यानी कि कोई भी बिजनेस एक साथ लॉस में नहीं जाता, लॉस में जाने के लिए टाइम लगता है। तो इंडिया की जो इकोनॉमी थी, हमारा जो इंडियन इकोनॉमी थी, वो 1991 में ही लॉस में नहीं गई। ये आप ध्यान रखना, बच्चे सोच लेते कि 1991 में हमें लॉस हो गया। वो लॉस एक साथ नहीं हुआ, वो लॉस एक लंबे टाइम पीरियड में हुआ था। लेकिन जो स्टेप्स लिए गए, जो रिफॉर्म्स किए गए, वो 1991 में किए गए, इसलिए इसको दे दिया नाम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। प्रैक्टिकल में भी पूछ लिया जाता है, वाइवा में पूछ लिया जाता है कि 1991 रिफॉर्म्स में क्या कंडीशंस थी या वो कब क्रिएट हुई। तो वो एक साथ क्रिएट नहीं हुई, कोई भी बिजनेस एक साथ लॉस में नहीं जाता है, उसको टाइम लगता है उतना वहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम बता देते हैं कि आज हमारा इतना लॉस है। वो लॉस लेकिन एक साथ नहीं हुआ, एक टाइम पीरियड में हुआ है। ओके, सो इसमें जो पॉइंट है वो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वन बाई वन हम इन पर डिस्कस करने वाले हैं। सो जैसे मैं आपको बता रहा था कि पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया था कंपैरेटिवली टू प्राइवेट सेक्टर, और जहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं वहाँ से रेवेन्यू भी ज़्यादा आना चाहिए, प्रॉफिट भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। सो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंसेस कैसी थी? पुअर। क्यों थी भाई पुअर? जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करी, तो पुअर परफॉर्मेंस क्यों थी? परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परफॉर्मेंस पुअर इसलिए थी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे वो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, यानी कि इसलिए वहाँ पे लॉस हो गया। कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार भी आप इसको नाम दे सकते हैं। सेकंड है आपका डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बीओपी आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स में, और यहाँ भी आप पढ़ लीजिए। डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा होने लगा। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ध्यान आया कुछ? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? डेफिसिट। यानी कि एक्सपोर्ट करेंगे तो मनी कंट्री के अंदर आएगा, यानी कि पेमेंट हम रिसीव करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिसीव करेंगे। और जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे? फॉरेन एक्सचेंज का पेमेंट करेंगे। अगर पेमेंट ज़्यादा होगा, रिसिप्ट कम होंगी, तो क्या होगा? डेफिनेटली डेफिसिट होगा। तो क्या बोलेंगे? मोर इंपोर्ट लेस एक्सपोर्ट, यानी कि ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे और कम एक्सपोर्ट करेंगे। फिर से सुन लीजिए, मोर इंपोर्ट लेस एक्सपोर्ट, देन डेफिनेटली अनबैलेंस पेमेंट, यानी कि बीओपी क्या हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगा। और किसका हो जाएगा? डेफिसिट हो जाएगा। तो यही था हमारे यहाँ। अब आप कहेंगे कि एक्सपोर्ट हम कम क्यों कर रहे थे? भाई क्वेश्चन आना चाहिए, हम एक्सपोर्ट कम क्यों कर रहे थे? आपको पता ही है, टेक्नोलॉजी कम थी, गवर्नमेंट का ध्यान था नहीं प्राइवेट सेक्टर्स पे, पब्लिक सेक्टर्स पे ध्यान था गवर्नमेंट का, और देश आज़ाद होकर चुका था, तो इन्वेस्टमेंट की भी प्रॉब्लम थी। अपने यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑलरेडी क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहा था, इस्टेब्लिश हो रही थी कंपनियां, तो बहुत ज़्यादा कंडीशन अच्छी नहीं थी, और हमारी जो डिमांड थी वो बढ़ती हुई जा रही थी। तो हम अपनी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, डिमांड को मीट करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का क्या कर रहे थे? इंपोर्ट कर रहे थे। और जब इंपोर्ट कर रहे थे तो पेमेंट किस में करेंगे? फॉरेन एक्सचेंज में। और ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा? डेफिनेटली एक्सपोर्ट डेफिसिट होगा। ओके, ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा? डेफिसिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या जिम्मेदार था? यहाँ पे भी पब्लिक सेक्टर ही जिम्मेदार था, क्योंकि उसने उतनी ग्रोथ नहीं करी, इतनी तरक्की नहीं करी, या उन इंडस्ट्रीज़ ने उस लेवल पे काम नहीं किया जिसकी वजह से हमें इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी हमारी कम नहीं हुई। जबकि गवर्नमेंट का क्या था? गवर्नमेंट का हिसाब ये था, गवर्नमेंट का मोटो ये था कि हमारे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होने चाहिए। जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनका हमारे पास क्या होना चाहिए? सब्सटीट्यूशन, जिससे कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट से बच सकें, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थर्ड है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी प्रेशर का आप मतलब समझते हैं कि महंगाई बढ़ रही थी, तो जब महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा? खर्चे बढ़ेंगे, और इनकम थी नहीं। ठीक है, अब खर्चों में आप कह सकते हैं गवर्नमेंट के खुद के खर्चे बढ़ रहे थे, गवर्नमेंट के ऑफिसेज़ के एक्सपेंडिचर बढ़ रहे थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर बढ़ रहे थे। तो इस वजह से क्या हो रहा था? महंगाई बढ़ रही थी, और महंगाई बढ़ने से क्या होगा? खर्चे बढ़ेंगे, और इनका और रिवेन्यू रिसिप्ट्स हमारी क्या थी? कम थी। ओके, फोर्थ है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो कम होते जा रहे थे। वो कम क्यों होते जा रहे थे? वो सीधी सी बात है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफरेंस बढ़ रहा था, यानी कि इंपोर्ट हमारे बढ़ते जा रहे थे, इंक्रीज़ हो रहे थे डे बाई डे। इंपोर्ट हमारे डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहे थे, और इंपोर्ट इंक्रीज़ होंगे तो क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज का हम पेमेंट करेंगे। जब फॉरेन एक्सचेंज का पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? वो हमारे पास कम हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। ओके, ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट्स, यानी कि देनदारियाँ बढ़ती चली गई। जब खर्चे बढ़ेंगे तो देनदारियाँ बढ़ेंगी, तो हमारे डेटर्स बढ़ते चले गए।
सो गवर्नमेंट की इतनी इनकम नहीं थी जितनी कि उसके एक्सपेंडिचर थे, और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ, हमारे खर्चे बढ़ते चले गए, हमारी देनदारियाँ बढ़ती चली गई, यानी कि हमारे डेटर्स बढ़ते चले गए। और उस सबसे क्या हुआ कि हम घाटे में जा रहे हैं, लॉसेस में जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। ये इनएफिशिएंट मैनेजमेंट क्यों है भाई? इनएफिशिएंट मैनेजमेंट क्यों है? इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ये इसलिए है क्योंकि जो हमारा मैनेजमेंट था वो इनएफिशिएंट था। अब इनएफिशिएंट क्यों था? क्योंकि अगर वो शुरू से ठीक से काम करते, प्राइवेट सेक्टर में भी फोकस करते, प्राइवेट सेक्टर में भी ग्रोथ करते, प्राइवेट सेक्टर के लिए अच्छी पॉलिसीज़ बनाते, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ बनाते, तो सही रहता। तो हमारा जो मैनेजमेंट था उसने किसके लिए काम किया? पब्लिक सेक्टर के लिए काम किया। पब्लिक सेक्टर ने कोई ग्रोथ करके नहीं दी। पब्लिक सेक्टर से क्या मिला? लॉसेस मिले, और उन लॉसेस की वजह से क्या हुआ, हम इंपोर्ट पर डिपेंड हो गए, और इंपोर्ट पर डिपेंड होने से क्या हुआ, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होते चले गए, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा कैसा होता चला गया, डेफिसिट का होता चला गया, हमारा घाटा बढ़ता चला गया। कंट्री में भी हमारे खर्चे बढ़ गए, और अदर कंट्री से भी जो हमने ले रखा था वो हम वापस नहीं कर पा रहे थे, और डे बाई डे हमारे इम्पोर्ट्स बढ़ते जा रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, दिन पे दिन देश के ऊपर कह सकते हैं कर्जा बढ़ रहा था, जो देनदारियाँ वो बढ़ रही थी। ओके, जो लोन वगैरह ले रखे थे गवर्नमेंट उनकी पेमेंट नहीं कर पा रही थी। ओके, अब इसको हम वन बाई वन समझते हैं। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो टॉपिक हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, ये जो टॉपिक है हमारे पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, इसको हम डीपली अब डिस्कस करेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर की पुअर परफॉर्मेंस थी तो क्यों थी? सो हम 40 ईयर्स के पीरियड की बात कर रहे हैं, 1951 टू 1990। ओके, तो क्या था, पब्लिक सेक्टर में असाइंड एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ वर्क फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया, हाउएवर एक्सेप्ट ऑफ फ्यू पब्लिक एंटरप्राइजेस, यानी कि कुछ पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस को छोड़ के केवल कुछ की बात की जा रही है, फ्यू, जो गवर्नमेंट सेक्टर के एंटरप्राइजेस थे उनको कुछ को छोड़ के ज़्यादातर ने, मोस्टली ने हमें क्या दिया, लॉसेस दिए। क्या दिए? लॉसेस। और उन लॉसेस की वजह से क्या हुआ, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या मिला, हमें डेफिसिट मिला। ठीक है, तो उनका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस था वो कैसा था, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था, यानी कि वहाँ रेवेन्यू कम था, एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा थे। तो बताओ क्या ऐसे बिजनेस को चलाने का कोई मतलब है? जिन बिजनेस में आपको रेगुलरली लॉस मिल रहा है, कभी जभी की बात नहीं है, रेगुलरली लॉस मिल रहा है, वो रेगुलरली लॉस में चल रहे हैं, तो क्या ऐसे बिजनेसेस को ऑपरेट करने की ज़रूरत है, कंटिन्यू करने की ज़रूरत है? क्योंकि वहाँ जो लॉस हो रहा है और उस लॉस में जो पैसा जा रहा है वो किसका जा रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्री का जा रहा है, यानी कि पॉपुलेशन का जा रहा है, वहाँ रहने वाले लोगों का जा रहा है, वहाँ के टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है। ठीक है ना, तो इनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, डिसअपॉइंटिंग। किसकी थी? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, यानी कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बिजनेस की। ठीक है, सो कंसिडरिंग द ह्यूज लॉसेज इनकर्ड बाय अ गुड नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि जो लॉस था वो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के बिजनेसेस का था। ठीक है, तो जो मेजॉरिटी थी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बिजनेस की, उसमें क्या मिल रहा था, लॉस मिल रहा था प्रॉफिट की जगह। ओके, द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द नीड फॉर मेकिंग नेसेसरी रिफॉर्म, तब गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, गवर्नमेंट को लगा, मेज़र किया उन्होंने कि यहाँ ज़रूरत है रिफॉर्म्स की, ज़रूरत है सुधारों की, ज़रूरत है बदलाव की, चेंजेस की, जिसकी वजह से हम इस लॉस को ख़त्म कर सकें, क्योंकि लॉस में आप किसी भी बिजनेस को लंबे समय तक नहीं चला सकते। सेकंड पॉइंट था हमारा डेफिसिट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था उसमें हम घाटे में चल रहे थे, डेफिसिट में चल रहे थे। सो डेफिसिट इन बीओपी अराइजेज व्हेन फॉरेन पेमेंट फॉर इम्पोर्ट एक्सीड फॉरेन रिसिप्ट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट। वही मैंने आपको बताया, जो बीओपी था वो डेफिसिट का था, क्यों? क्योंकि हमारे इम्पोर्ट्स ज़्यादा थे, मोर इम्पोर्ट लेस एक्सपोर्ट। ओके, अब इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है फॉरेन रिजर्व का वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि हम पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं इंपोर्ट की वजह से, और एक्सपोर्ट की वजह से पेमेंट रिसीप्ट कम कर रहे हैं क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट कम है। ओके, सो इवन आफ्टर इम्पोजिंग हैवी टैरिफ एंड फिक्सिंग कोटा, इवन आफ्टर मतलब टैरिफ और कोटा मैंने आपको लास्ट चैप्टर में समझाया था। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ एक टाइप का टैक्स होता है। टैरिफ इज अ टैक्स इम्पोजिंग ऑन इम्पोर्ट्स गुड्स, जो गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं उन पर लगता है टैरिफ। क्यों लगता है? क्योंकि वो गुड्स महंगे हो जाएं कुछ,
और महंगे होने की वजह से हम लोग उनको कम परचेज करें, और जो कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है उसको परचेज करने के लिए मोटिवेट हों, क्योंकि वो सस्ता मिलेगा, उस पर टैरिफ नहीं है। जो गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं उन पर टैरिफ लग रहा है। टैरिफ इज़ अ टैक्स, टैरिफ इज़ अ टाइप ऑफ टैक्स। उसकी वजह से गुड्स कंपेरेटिवली महंगे हो जाएंगे, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, और हम क्या करेंगे, जो होम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है उनको परचेज करने के लिए मोटिवेट होंगे, सस्ते मिल रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कंट्री के अंदर वो प्रोडक्शन ही नहीं था, हम लोग डिपेंड थे इंपोर्ट पे। क्योंकि गवर्नमेंट का भी फोकस था वो पब्लिक सेक्टर पे था, पब्लिक सेक्टर काम करके नहीं दे रहा, और प्राइवेट सेक्टर पे गवर्नमेंट का फोकस नहीं था। और कोटा मैंने आपको समझाया था, कोटा क्या है? कोटा एक लिमिट है, इस लिमिट के अकॉर्डिंग लिमिट सेट कर दी जाती है किसी भी गुड्स के लिए कि आप इस लिमिट तक इस गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, जब वो गुड्स आएगा ही नहीं बाहर से तो हम उसको अंदर अपने कंट्री से परचेज करने की कोशिश करेंगे, कंट्री में बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। देयर वाज अ शार्प राइज इन इम्पोर्ट। ये सब करने के बाद भी ध्यान से समझना, इवन आफ्टर इम्पोजिंग हैवी टैरिफ्स एंड फिक्सिंग कोटा, टैरिफ लगाने के बाद, कोटा फिक्स करने के बाद भी हम इम्पोर्ट को इंक्रीज होने से नहीं रोक पाए। ठीक है ना। देयर वाज अ शार्प राइज इन इम्पोर्ट, फिर भी इम्पोर्ट बढ़ता रहा। ऑन द अदर हैंड देयर वाज स्लो ग्रोथ ऑन एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट की ग्रोथ कैसी थी, जैसा कि मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ, एक्सपोर्ट की ग्रोथ बहुत कम थी कंपेरेटिव टू इम्पोर्ट, ड्यू टू लो क्वालिटी एंड हाई प्राइसेस ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। एक्सपोर्ट क्यों कम था? क्योंकि हमारी जो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी। मेन बात है क्वालिटी की। क्वालिटी अच्छी क्यों नहीं थी? क्वालिटी अच्छी इसीलिए नहीं थी क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी वो इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, उनके पास जो मशीन थी इतनी ज़्यादा टेक्निकल अच्छी नहीं थी मशीन अकॉर्डिंग टू मार्केट। इसकी वजह से हमारे प्राइसेस भी ज़्यादा थे, और इंटरनेशनल मार्केट में वो हमारे गुड्स कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। ओके। थर्ड वन इज़ इन्फ्लेशनरी प्रेशर, यानी महंगाई बढ़ रही है, उसका भी दबाव था। देयर वाज अ कॉन्स्टेंट राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, यानी कि जो प्राइस लेवल था वो कॉन्स्टेंट, यानी कि रुकी हुई स्पीड से इंक्रीज हो रहा था। जो हमारा प्राइस लेवल है, जो महंगाई है, वो रुकी हुई मतलब एक स्लैब से बढ़ रही थी, रुक नहीं रही थी। वो महंगाई हमारे यहाँ लगातार बढ़ती जा रही थी। इकोनॉमी ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई बढ़ रही थी इसलिए। एंड शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड्स, जो एसेंशियल गुड्स थे उनकी शॉर्टेज थी, और शॉर्टेज को मीट करने के लिए हम इम्पोर्ट पे डिपेंड थे। और इम्पोर्ट पे हम क्या लगा रखे थे? हमने लगा रखा था टैरिफ, और टैरिफ की वजह से वो गुड्स महंगे हो रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था? महंगाई बढ़ रही थी। नेक्स्ट है हमारा फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा कम क्यों हो रहा था भाई? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा कम इसीलिए हो रहा था क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे और एक्सपोर्ट कम कर रहे थे। इन 1991 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फेल टू लोएस्ट लेवल। अब हम 1991 की बात करें तो इस कंडीशन पे आके हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो सबसे क्रिटिकल कंडीशन पे था। ऐसा नहीं सिचुएशन एक साथ आ गई 1991 में, ये लगभग आप कह सकते हैं 1985 से कंडीशन शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे आके कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा कैसा आ गया? सबसे लो लेवल पे आ गया। अब कंडीशन हमारे हाथ से बाहर थी, कंट्रोल से बाहर थी। अब तक बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई थी पब्लिक से, लेकिन अब ये सारी चीज़ें निकल के बाहर आ गई और कॉमन सबको पता चल गया, और ये सारी चीज़ें सबके लिए पब्लिक हो गई। तो लोएस्ट लेवल एंड इट लीड टू फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस इन द कंट्री, और इससे क्या हुआ? फॉरेन एक्सचेंज की कंट्री में क्राइसिस हो गई। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिक्लाइन एट टू अ लेवल दैट वाज नॉट एडिक्वेट टू फाइनेंस इम्पोर्ट फॉर मोर देन 2 वीक्स। अब हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज था वो इतना भी नहीं था कि हम 2 हफ्ते से ज़्यादा इम्पोर्ट कर पाएँ। आप समझ रहे हैं? हम अपनी ज़रूरत को फुलफ़िल करने के लिए, मीट करने के लिए फ़ॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की हेल्प ले रहे थे, क्योंकि हम इंपोर्ट पर डिपेंड थे। तो हमारे पास इतना भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं था कि हम 2 हफ्ते तक अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ। ये कंडीशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल थी। टू पे इंटरेस्ट डेट नीड टू बी पेड टू इंटरनेशनल लेंडर्स, यानी कि हमारे पास इतना भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचा था कि हम ने जो लोन ले रखे थे इंटरनेशनल लेंडर्स से, जो इंटरनेशनल लेवल पे हमने लोन ले रखे थे, हम उनको इंटरेस्ट पेमेंट कर पाएँ। समझ रहे हैं? हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था, हमारे पास इतना भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं था कि हम उन लोगों की पेमेंट भी कर पाएँ। ओके।
तो ये सबसे बड़ी कंडीशन थी। इसको आप हाईलाइट कर लें, टू फाइनेंस इम्पोर्ट्स फॉर मोर देन 2 वीक्स एंड टू पे द इंटरेस्ट दैट नीड्स टू बी पेड टू इंटरनेशनल लेंडर्स। क्लियर? ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट्स रिलेटेड टॉपिक है, देनदारियों का बहुत बड़ा बर्डन हो गया, उसे भी कम नहीं कर पा रहे थे। क्यों? हम ब्याज ही नहीं दे पा रहे हैं, तो अपने जो मेन अमाउंट है उसे कब दे पाएंगे? ओके। द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट वाज मच हायर देन रेवेन्यू, यानी कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर थे वो कैसे थे? बहुत ज़्यादा थे। किससे? अर्निंग से, रेवेन्यू से, यानी कि रिसिप्ट कम थी और एक्सपेंडिचर ज़्यादा थे। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट हैड टू बोरो मनी। अब अपने बढ़ते हुए एक्सपेंडिचर्स को फुलफिल करने के लिए, मीट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? लोन लेगी, मनी बोरो करेगी। कॉमन है, आपके अगर खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है, तो आप क्या करेंगे? उन एक्सेस एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए कहीं बाहर से पैसा लेंगे, या आपकी जो सेविंग है उनको कम करेंगे, डिस सेविंग करेंगे। तो गवर्नमेंट के पास सेविंग्स तो ज़्यादा थी नहीं, तो उन्होंने क्या किया? बाहर से पैसा ले रखा था, मनी बोरो कर रखा था फ्रॉम बैंक से, पब्लिक एंड फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, कहाँ से ले रखा था? बैंक से ले रखा था, पब्लिक डेप्ट ले रखे थे, एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन बोरो किया हुआ था। अब हम पहले पॉइंट में पढ़ चुके थे कि उनके पास, गवर्नमेंट के पास 2 वीक से ज़्यादा इंपोर्ट करने के लिए मनी नहीं था, या इंटरनेशनल लैंडर्स को इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए हमारे पास मनी नहीं था। तो जब इंटरेस्ट ही पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोन कैसे रीपेमेंट कर पाएंगे? बताओ। तो हमारे जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा थे, उन एक्सपेंडिचर्स की वजह से क्या हुआ? बर्डन होता चला गया, किसका? डेब्ट्स का। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। शुरू से जो मेजर प्रॉब्लम है वो मैनेजमेंट की ही है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, समझते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट का कितना बड़ा रोल है। तो जो मेन प्रॉब्लम थी वो किसकी थी? मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट शुरू से इनएफिशिएंट ही था। अगर मैनेजमेंट ही ठीक होता है तो प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होती। ठीक है। सो जो हमारा मैनेजमेंट कैसा था? इनएफिशिएंट था। द ओरिजिन ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस, देख लो वही बात वहीं आ गई। जो शुरुआत हुई फाइनेंशियल क्राइसिस की, कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो हमारे इंडिया की इकोनॉमी थी उसमें जो प्रॉब्लम ट्रेस की गई, प्रॉब्लम फाइंड आउट की गई, किसकी वजह से की गई? इनएफिशिएंट मैनेजमेंट की वजह से। अब इनएफिशिएंट मैनेजमेंट में क्या था? द गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट करने में फेल रही फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज सच एज टैक्सेशन, रनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एक्सेट्रा। यानी कि टैक्स आप कब लेंगे? जब इंडस्ट्रीज ग्रोथ करेगी। और आपका प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ पर फोकस ही नहीं था, आपका फोकस तो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ पे था, और गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज लगातार हमें लॉस पे लॉस दिए जा रही थी। तो आपकी रिसिप्ट्स कैसी थी? शुरू से ही कम थी। द गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू जनरेट, गवर्नमेंट फेल थी जनरेट करने में सफिशिएंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट करने में क्या थी? फेल थी। फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज, यानी कि अपने कंट्री के अंदर से, जैसे टैक्सेशन नहीं हो पा रहा, टैक्स कवर नहीं हो पा रहे थे। तो टैक्स कवर कैसे होंगे? टैक्स रिसिप्ट कैसे होंगे? जब आप ग्रोथ करेंगे, इंडस्ट्री वर्क करेंगी। रनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज थे, यानी कि जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज थे, वो ऑलरेडी लॉस में चल रहे थे, तो रिसिप्ट्स की तो बात ही नहीं है, एक्सपेंडिचर ही ज़्यादा थे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिगन टू एक्सीड इट्स रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर थे वो कैसे थे? सेकंड पॉइंट में आपके ज़्यादा थे, किससे? रेवेन्यू से। ओवरऑल यहाँ भी लॉस था। बाई सच लार्ज मार्जिन्स डेट इट बिकम अनसस्टेनेबल, यानी कि जो इसमें डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा था। कह सकते हैं गवर्नमेंट के खर्चे थे वो बहुत ज़्यादा थे उनकी रेवेन्यू से, यानी कि उनकी रिसीप्ट से, अर्निंग से। ठीक है। तो हमारा कौन सा पॉइंट चल रहा है? पॉइंट चल रहा है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट शुरू से इनएफिशिएंट था। ठीक है। थर्ड पॉइंट, एट टाइम्स द फॉरेन एक्सचेंज बोरोड फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाज स्पेंट ऑन मीटिंग कंजप्शन नीड्स। उस टाइम जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज हमने बोरो कर रखे थे अदर कंट्रीज से, तो वो भी हम फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो पैसा हमने इंटरनेशनल मार्केट से उधार ले रखा था,
ध्यान से समझना, जो पैसा हमने इंटरनेशनल मार्केट से उधार ले रखा था, बोरो कर रखा था, उस पैसे से हम क्या कर रहे थे, हम अपने कंजप्शंस को फुलफ़िल कर रहे थे, हम अपने नीड्स को फुलफ़िल कर रहे थे। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि मान के चलो आपने बिज़नेस कर रहे हैं, आप आपके बिज़नेस में लॉस जा रहा है और आप उस लॉस को कवर करने के लिए, अपने बिज़नेस को ग्रोथ कराने के लिए किसी बैंक से लोन लेते हैं, और उस लोन का यूज़, ध्यान से समझना, उस लोन का यूज़ आप अपने बिज़नेस की ग्रोथ में यूज़ ना करके, अपनी बिज़नेस में ना लगा के, अपनी ही नीड्स को फुलफ़िल करने में लगाएं, तो क्या होगा? डबल लॉस होगा। यानी कि एक तो आपने लोन लिया, उस लोन को बिज़नेस में ना लगा के आपने कहाँ लगा दिया? अपनी बेसिक नीड्स को, अपनी कंजप्शन को फुलफ़िल करने के लिए, तो डबल लॉस हो गया। उस पैसे को आपने खा लिया, कंज्यूम कर लिया, पैसा खा के ख़त्म हो गया। यानी कि आपके पास जो पहले से लॉस चल रहा था बिजनेस का, वो तो लॉस आपके पास है, साथ में और क्या मिल गया आपको? लोन। अब आपको वो लोन और रीपेमेंट करना है जो आपने अभी लिया था, तो क्या हो गया? डबल लॉस। ओके, समझ में आया? अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा क्राइसिस ऑफ 1991 फोर्स्ड इंडिया फॉर फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम IMF एंड वर्ल्ड बैंक। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी, इन प्रॉब्लम्स को फुलफ़िल करने के लिए, प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हमारी प्रॉब्लम थी, खर्चे ज़्यादा थे, इनकम कम थी, जो फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने 1991 में कुछ स्टेप लिए और उनके थ्रू उस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक शॉर्ट आउट किया। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसकी हेल्प से अपने आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।